नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने रावल समर सिंह तक मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तथा एक नए शासक के बारे में पढ़ते हैं। आज जिस राजा को पढ़ने जा रहे हैं वो राजा अपने युद्ध के लिए जाना जाता है तथा आज जिस रानी को पढ़ने वाले हैं वह रानी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है रावल रतन सिंह। क्या नाम है? रावल रावल रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह जी का जो शासनकाल है वह 1302 से 1303 तक है। 1302 से 1303, मात्र एक वर्ष जो है रतन सिंह जी ने शासन किया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मेवाड़ का इतिहास जो है दो वंशों में बटा हुआ है। ठीक है, एक गुहिल वंश तथा दूसरा सिसोदिया वंश। यदि आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे डाउट को क्लियर किया है तथा बताया है कि जब मेवाड़ का संस्थापक एक था तो मेवाड़ के काल में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके तहत मेवाड़ का इतिहास दो वंशों में बट गया। ठीक है, यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो की लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने यहाँ दो वंशों की बात की, एक गुहिल वंश तथा दूसरा सिसोदिया वंश। गुहिल वंश की उपाधि थी रावल, इस कारण उसे रावल शाखा कहते हैं, तथा सिसोदिया वंश की उपाधि थी राणा, इस कारण उसे राणा शाखा कहते हैं। ठीक है, अब आपको तो पता होगा ही कि हम रावल शाखा पढ़ रहे हैं। कैसे? आज कक्षा की शुरुआत में मैंने रावल रतन सिंह जी कहा, पिछली कक्षाओं में बप्पा रावल कहा, रावल समर सिंह कहा, इसका मतलब हम रावल शाखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर रावल शाखा तो पढ़ रहे हैं, राणा शाखा कब पढ़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि रावल जो रतन सिंह जी जो है ये रावल शाखा के अंतिम शासक है। रावल शाखा के अंतिम शासक है। रावल रतन सिंह जो है रावल शाखा के अंतिम शासक है। ठीक है, इनके बाद जो है अपन राणा शाखा को शुरू करेंगे। कभी कभार क्या है एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए, एक बार पूछा भी हुआ है कि बताइए रावल शाखा के अंतिम शासक कौन है, तो आपको याद रखना है कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह जी। 1302 से 1303 इनका शासनकाल है। आगे बढ़ते हैं। रतन सिंह जी के दो रानियां थी मुख्यतः। कितनी रानियां थी? दो। एक का नाम मिलता है पद्मिनी और दूसरी का नाम मिलता है नागमती। ठीक है, पद्मिनी वही जिसे आप पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं सारी डिटेल दूंगा, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखना। हमने बात की पद्मिनी की, नाम आया रतन सिंह जी का। अब आपके मन में बहुत सारी कहानियां चल रही होगी। ठीक है, आपने इनके ऊपर जो फिल्म देखी होगी या आपने जो भी कहानी आज दिन तक सुनी है या देखी है वो एक ग्रंथ पर आधारित है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ। ठीक है, आज दिन तक आपने जो भी कहानियां सुनी है वो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है। मैं अब पद्मावत ग्रंथ का नाम आया है तो पद्मावत ग्रंथ का जिक्र कर लेते हैं। पद्मावत ग्रंथ जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, अब पद्मावत ग्रंथ की कहानी को बताने से पहले पद्मावत ग्रंथ में जो कैरेक्टर है, जो व्यक्ति है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ में एक जगह का उल्लेख है। ठीक है, उस जगह का नाम है सिंहल द्वीप। जगह का क्या नाम है? सिंहल द्वीप। ठीक है, सिंहल द्वीप जिसे वर्तमान में हम श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सिंहल द्वीप के एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन।
सिंहल द्वीप के एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की जो रानी थी उनका नाम था चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। और इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू पद्मावत ग्रंथ, ठीक है। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार एक जगह का उल्लेख है सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में अपन श्रीलंका कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सिंहल द्वीप के एक राजा है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की जो रानी है या जो पत्नी है उनका नाम है चंपावती, और इन दोनों की जो पुत्री है उनका नाम है पद्मिनी, ठीक है। और कहते हैं कि पद्मिनी के पास एक तोता था, उस तोते का नाम था हीरामन। उस तोते का क्या नाम था? हीरामन, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर तोते के बारे में क्यों लिखा है? पशु पक्षी तो ठीक है होते हैं, आपने तोते का नाम क्यों लिखा है? मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो तोता था एरा गहरा नहीं था सर, ये यूनिक तोता था। किस लिए? ये तोता जो है पूरी तरीके से इंसानी भाषा बोल लेता था, इसी वजह से जो है पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है सर। ये यदि तोता नहीं होता ना तो कहानी कुछ और ही होती। मैं आपको बता दूं, देखो एक दिन क्या होता है, पद्मिनी के पास ये तोता होता है जो बोल सकता है आराम से, बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है। ये जो तोता है पद्मिनी के महल से एक बार उड़ जाता है, और उड़ते 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 अपने ये आता है गागरोन। कहाँ आता है? गागरोन, ठीक है। अब गागरोन में इसके लिए एक शिकारी तैयार बैठा था। गागरोन में शिकारी तैयार ही बैठा था कि कब हीरामन तोता आए और उसको पकड़ लो। उस शिकारी ने जो है हीरामन तोता को पकड़ लिया। हालांकि हीरामन तोता मान लिया गण ही दुर्लभ है, वो बोल सकता है इंसानी भाषा, शिकारी है, शिकारी को क्या लेना देना। वो घर पे जाएगा ना रात को, उसकी पत्नी ये नहीं बोलेगी क्या यूनिक चीज लेके आए, वो पूछे कि खाने को क्या लेके आए। मेरी बात सुनो, आदमी तभी किसी चीज की वैल्यू करता है जब उसकी वैल्यू उस चीज से ज्यादा हो। आप इस बात को इस तरीके से समझो, आज कोहिनूर हम मांग रहे हैं, जिसके पास कोहिनूर था वो भी देवलोक हो गए, जिसने दिया था बाल अवस्था में हस्ताक्षर कर कर वो भी देवलोक हो गए, ठीक है। लेकिन हम कोहिनूर को वापस मांग रहे हैं भारत। क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज हमें कोहिनूर की वैल्यू पता है, हमें कोहिनूर की वैल्यू पता है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है सर, हमें कोहिनूर की वैल्यू पता है। यही कोहिनूर मेरे गांव में लेके आओ एक बार, ठीक है, और कह दे जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके पास जाए और कहे कि आपके लिए कुछ लेके आया जी, क्या लेके आया है जी, कोहिनूर लेके आया है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे जी? कुछ नहीं करना है, इससे क्या होगा जी? कुछ नहीं करना, आपके घर में जो पेटी वगैरह उसमें रख देना, ठीक है यार। अब वो कहेगा यार मेरे को इससे क्या लेना देना, मेरे को 2 टाइम का खाना खिला दे। भाई उनको क्या लेना देना कोहिनूर से? अब कोहिनूर कुछ कार्य करेगा नहीं, अंदर जाके रखना है, उसकी जो सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड खड़े करने, बुढ़ापे में उनको क्या लेना देना मेरे गांव वालों को? भाई उनके तो 2 टाइम का खाना खिला दो, वो तो यही कहेंगे कि कोहिनूर तेरे पास ही रख, मेरे को 2 टाइम का खाना खिला दे। सही बात है, क्योंकि वैल्यू उसी को होती है जिसकी वैल्यू चीज से ज्यादा हो। जैसे मैं आपको इस तरीके से समझो, जैसे आप मेरे पास है 10-15 हज़ार वाला मोबाइल, किसी के पास भी है 10-15 हज़ार वाला मोबाइल, और आपको फोन लेना है, ठीक है, और फोन लेना आप उसके पास गए 10-15 हज़ार जिसके पास मोबाइल वाला है, ठीक है, उसके पास जाके कहा कि यार मुझे भी फोन लेना है, सोच रहा हूँ आईफोन ले लो, ठीक है। अब जिसके पास एंड्रॉइड होगा वो कहेगा अरे पागल है क्या, तो 1.5 लाख खर्चा करेगा, उसका क्या मतलब उसका? भाई कैमरा इसमें भी है, कैमरा 10,000 वाले मोबाइल में भी है, बात उससे भी होती है, बात इससे भी होती है, उसमें भी गेम चलता है, इसमें भी गेम चलता है, उसमें भी कैमरा है, इसमें भी कैमरा है। वो आपको ये कहेगा, बिकॉज वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू आईफोन खरीदने की है ही नहीं, आईफोन अफोर्ड करने जितनी उसकी वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति की जो उसकी बुराइयां करेगा। लेकिन यही बात आप जिसके पास आईफोन है उसके पास जाओ और कहो कि हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ कि आईफोन ले लूँ, वो कहेगा हाँ ले ले, आईफोन में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, यदि तू आईफोन ले लेगा तो तेरे को अन्य कैमरों की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत सारे तथ्य दे देगा। वो तारीफ किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू उस आईफोन से कहीं ज्यादा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि आपको 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी लेनी है, अब किसी के पास इंडिगो है, स्विफ्ट है, उसके पास गए कि यार मैं भी सोच रहा हूं कि मर्सिडीज वगैरह ले लेता हूं। वो कहेगा पागल आदमी, इसमें 4 जने बैठेंगे, मर्सिडीज में 4 जने बैठेंगे, गाड़ी वो है, गाड़ी ये है, 4 टायर उसके है, 4 टायर इसके है, क्यों 10 लाख की जगह तो 80-90 लाख खर्च कर रहा है? ठीक है, वो यही कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि वो उसके पास है नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यही बात आप जिसके पास मर्सिडीज है, BMW है, उसके पास जाओ और कहो कि यार मैं भी सोच रहा हूँ कि BMW ले लूँ यार, ठीक है ये अच्छी दिखती है, वो कहेगा हाँ भाई ले ले।
इसमें जब तेरा एक्सीडेंट होगा ना डियर, उस समय बाकी गाड़ियों की तुलना में तेरी जान बचने के कहीं ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और जान से बड़ी चीज क्या है यार, जब हम खुद होंगे तो बहुत चीजें ला लेंगे, ठीक है। अब वो क्यों तारीफ कर रहा है BMW वाला, क्योंकि जिसके पास सोचो 80-90 लाख की गाड़ी है तो उसकी जेबों में 8-9 करोड़ हो गए तभी 80-90 लाख की गाड़ी लई है ना। ऐसे तो कोई है नहीं जेब में 80 लाख है और 80 लाख की गाड़ी ला ली, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पास 8-10 करोड़ की संपत्ति होगी तभी 80-90 लाख की उसने गाड़ी लाई है, ठीक है। अब इसमें किसका मतलब क्या है, उस गाड़ी से उस व्यक्ति की उसकी वैल्यू ज्यादा है तभी उसने तारीफ की, और इंडिगो वालों की उसकी वैल्यू मर्सिडीज जितनी है नहीं इसलिए उसने तारीफ नहीं की। मैं इसलिए हर बार कहता हूं कि आदमी तभी तारीफ करता है, आदमी किसी चीज की तभी वैल्यू करता है जब उसकी वैल्यू उस चीज से ज्यादा हो। शिकारी घणाई गागरोन में जो मलियो तोता घणोई हा है मोनियो, घणो इंसानी भाषा बोले पोने सभी है। अब शिकारी ने कोई लेनो देनो यार, शिकारी सोमरा जायरा गरले कहला कि भाई खावन का लहियो तू हीरामन तो तन कई करेला, सही बात है, ठीक है। अब शिकारी ने सोचा कि यार घणो ही हाँ है मैं कोई करूला, तो ये सोचता है कि अपने राजा को दे देते हैं। राजा कौन, रतन सिंह जी, राजा को दे देते हैं। राजा को देंगे, राजा खुश हुए तो थोड़े बहुत दे देंगे कुछ, जिससे अपनी आजीविका चल जाएगी, और ना खुश हुए तो ऊपर तो पहुंचा ही देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, ठीक है। तो शिकारी जाता है उस तोता को लेकर रतन सिंह जी के पास, रतन सिंह जी को दिया ये तोता, ठीक है। रतन सिंह जी खुश हुए और इसको कुछ दिया होगा आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। रतन सिंह जी ने हीरामन तोते को अपनी पत्नी नागमती को गिफ्ट कर दिया, सोने के पिंजरे में बंधवा कर, ठीक है, कि तेरे पास रख। और उस नागमती ने उस तोते को है जो अपने कमरे में या अपने महल में रख दिया। अब आपको बता दूं, एक औरतों की आदत होती है, औरतें लड़कियां जब भी तैयार होगी ना, आपके महिला मित्र भी हो सकती है, लड़कियां जब भी तैयार होगी ना तो उनके आसपास जो भी होगा ना उनसे पूछेगा हाँ मैं बता कैसी लग रही हूं। जो इस रिश्ते में नया होगा या जो सीधा किस्म का लड़का होगा उसको लगेगा हाँ ये तो प्रश्न पूछ रही है, नहीं ये प्रश्न नहीं पूछ रही है। यहां जाओ, अमेरिका जाओ, नेपाल जाओ, भूटान जाओ, कहां भी जाओ, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि तुम सुंदर लग रही हो। आपको लग सकता है कि लड़की ने पूछा है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, सेल्फी खींच के फोटो भेजा और कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, नहीं। आपको लग सकता है कि उसने पूछा है कि हाँ कैसी लग रही हो, तो मैं इसका उत्तर ये भी दे सकता हूँ कि तुम अच्छी लग रही हो या तुम खराब लग रही हो, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। या आप कहाँ भी जाओ एक ही चीज होगी, तुम अच्छी लग रही हो। और किसी दिन आपने दिल पर पत्थर रख के कह दिया, सच बोल दिया कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, बेटा तलाक हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। तो महिलाओं की एक आदत होती है कि जब भी तैयार होती है उनके आसपास जो भी होता है उनसे पूछते हैं कि बता मैं कैसे लग रही हूँ। अब अपने नागमती जी हुई तैयार, पास था हीरामन और बोल सकता था, तो स्वाभाविक सी बात है उनसे कन्वर्सेशन तो होगा। नागमती जी गई हीरामन तोते के पास और कहा कि बता कैसी लग रही हूँ। हीरामन तोते ने कहा ठीक है। अरे शायद नागमती ने कहा कि सुन नहीं पाया है, बता मैं कैसी लग रही हूँ। हीरामन तोता कहता हाँ ठीक ही हो, इतनी तो सुंदर होनी जहाँ हंस ना आया हो वहाँ बुगुला भी सुंदर ही होता है। यार नागमती छकरा गई कि यार तू किसकी तारीफ कर रहा नहीं है, मैं चित्तौड़ की रानी हूँ यार। और फिर वो सोचती है नागमती के चलो छोड़ो ये जानवर, इसको क्या ही पता कि सुंदरता क्या होती है। लेकिन पीछे जब अपने रावल रतन सिंह जी तैयार बैठे थे वो सुन लेते ये सारी बात, ठीक है। अब जब नागमती वहां से खिसकती है तो रतन सिंह जी आते हैं। रतन सिंह जी कहते हैं बेटा क्या बोल रहा है तू, मेरी रानी है यार, तू उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। वो कहता अरे प्रभु आपको पता नहीं है, इनसे कहीं ज्यादा सुंदर हमारे सिंहल द्वीप में पद्मिनी है। पद्मिनी आप ही के लिए बनी है, कुंवारी बैठी है अभी, जाओ आप। रतन सिंह जी को बहुत सारी मनगढ़ंत ये कहानी बनाता है कि वो ऐसी सुंदर है कि जब पानी पीती है तो गले से पानी दिखाई देता है वगैरह। रतन सिंह जी हुए फ्लैट। रतन सिंह ने सोचा यार चलो अभी तो कुछ करना है, ठीक है। तो ये तोता फिर लेके जाता है सिंहल द्वीप, किनको, रतन सिंह जी को। आगे बढ़ती है जब पद्मावत ग्रंथ तो इसमें जिक्र होता है कि जब रतन सिंह जी सिंहल द्वीप पहुंचते हैं तो पद्मिनी से मिलते हैं, दोनों के मध्य प्रेम होता है, विवाह होता है, कई सालों तक सिंहल द्वीप रहते हैं। कौन, रतन सिंह जी। अब यहाँ नागमती बेचारी अकेली। नागमती सोचे है कि हमें ही आवे तो आवे ही नहीं। नागमती फिर मैसेज करती है कि प्रभु आ जाओ, अपना चित्तौड़ है, नागमती है, अपने जो शासन चल रहा है कौन चलाएगा यार। अब रतन सिंह जी को याद है हाँ इसके अपने तो चित्तौड़ है न। फिर वो सिंहल द्वीप से वापस आते हैं चित्तौड़ की ओर, बड़े धामधूम से इनका स्वागत होता है और बहुत अच्छी तरीके से इनकी जीवनी चल रही होती है। इसी के बीच क्या होता है कि आपको बता दूं जानकारी के लिए, हर राज्य में एक तांत्रिक होता है, राजा रखता ही है तांत्रिक,
ठीक है, तांत्रिक होता है। और मेवाड़ में भी एक तांत्रिक था जिसका नाम हमें मिलता है राघव चेतन। क्या नाम मिलता है? राघव चेतन। ठीक है, अब अब मोहल्ले में तो पूरी खुशियां बांट गई कि यार अपने रतन सिंह जी क्या रानी लेके आए हैं, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, अब राघव चेतन को यह बात पता चली। राघव चेतन सोचे कि यार मैं भी तो देख लूँ यार, ऐसे कैसे सुंदर है, मैं तो ज्योतिषी हूँ, मेरे को तो देखने का हक है। अब राघव चेतन क्या करता है, ये जानकारी जुटाता है पद्मिनी के बारे में, वही पद्मिनी जिसे आप पद्मावती कहते हैं। रतन सिंह जी को लेकिन ये खबर पड़ जाती है कि अपना जो देशद्रोहियों वाला काम कर रहा है राघव चेतन, तो राघव चेतन पर गुस्सा होकर रतन सिंह जी जो है राघव चेतन को देश निकाला दे देते हैं कि तू भाई निकल यहाँ से, अपने देश से बाहर हो जा। राघव चेतन जब जाता है तो राघव चेतन रतन सिंह जी से कहता है कि प्रभु जा तो रहा हूँ मैं, आपका सर्वनाश कर दूंगा। रतन सिंह जी सोचा निकल, रतन सिंह जी कौन बेजामारी करे अतरी यार। ठीक है, अब राघव चेतन गया, लेकिन राघव चेतन इतना बुरा, किसको देश निकाला दिया, वो आदमी अलाउद्दीन के पास गया। मेरे को ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, मेरे को चीज़ ये बहुत बुरी लगती है। ठीक है, मानता हूँ तेरे रतन सिंह जी के नहीं बनी, तुझे देश निकाला दे दिया, तू किसी देश के अन्य देश में चला जाता, वहां अपनी आजीविका चला लेता, तेरे को दुश्मन के पास जाने की क्या आवश्यकता थी भाई? तूने तो इसका नमक खाया है ना, और तूने यार दुश्मन के पास चला गया और इन दोनों को कुटा रहा है। और यदि आप सोचो कि ये जो घटना है तब ही होती थी, नहीं, ये आज भी होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी के साथ रिश्ते में है और आपने थर्ड पर्सन की कोई प्राइवेट बातें शेयर कर दी, ध्यान रखना जब भी आपका रिश्ता उसके साथ टूटेगा ना, वो आदमी अपने या वो महिला अपने पिताजी के पास बाद में उस थर्ड पर्सन के पास पहले जाएगी और कहेगी कि उस समय वो व्यक्ति तेरे बारे में वो ये कह रहा था और हम दोनों को कुटाएगी। ये होता है सर, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, ये कभी नहीं रुकने वाला। ऐसे व्यक्ति आज भी है और भविष्य में भी होंगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपके और उसके रिश्ते के बीच, किसी का रिश्ता हो, दोस्ती हो, कोई भी हो, मैं हमेशा ये बात कहता हूं आपके और रिश्ते के बीच एक इंटीमेसी का जो लेवल है वो कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपके और उसके रिश्ते के बीच एक इंटीमेसी का लेवल कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपके और उसके रिश्ते के बीच एक दीवार होनी चाहिए जिसको लांग कर आप कभी भी बातें शेयर ना करें। एक लेवल होना चाहिए जिसको लांग कर आप कभी बातें शेयर ना करें, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों? देखो, अब ये आज भी होता है सर, आज तो फिल्मों ने हमें बिगाड़ रखा है। कहते हैं कि दोस्ती में सारी सरहदें तोड़ दो, सारी दीवारें तोड़ दो। नहीं, ये इस बात का खंडन करता है, ऐसा नहीं होता है। दोस्ती में दीवार आवश्यक है कि जब आपका रिश्ता टूटे ना तो आपको डरने की आवश्यकता ना हो। दोस्ती में लेवल रखो कि उस लेवल से आगे बढ़कर ना मैं उसको बातें शेयर करूंगा, ना वो मैं अपेक्षा रखूंगा कि वो मुझसे बात शेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि जब डियर दोस्त बदलता है ना तो वो बदला फिर दुश्मनों से कम नहीं लेता है। मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजरब के हाथों से मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझे बचना है। वो बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे, वो बदलेंगे तो दुश्मना बदलों से कम नहीं लेंगे। सर, जब दोस्त बदलता है ना तो वो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि उसको हमारी सारी बातें पता होती है, हमने किसी के बारे में क्या कहा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अपने जो है राघव चेतन तो ऐसे ही निकले, वो गए अलाउद्दीन के पास और कहा कि सर चित्तौड़ में पद्मिनी है, बहुत सुंदर है, रतन सिंह जी है, उनके पास बहुत सारा धन है। अलाउद्दीन बहला गया यार कि ठीक है यार, और राघव चेतन ने बहुत तारीफ कर दी पद्मिनी की। अब अलाउद्दीन आया सेना लेकर पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, और बड़ी सेना लेके आया। कहते हैं कि 8 महीने या कई जगह जिक्र आता है 8 साल तक घेराबंदी चली चित्तौड़ दुर्ग की। उसी के बीच कभी संधि की वार्ता चली, तो संधि की वार्ता के दौरान रतन सिंह जी और अलाउद्दीन आमने सामने हुए। तो अलाउद्दीन क्या करता है, रतन सिंह जी को किडनैप कर दिल्ली ले जाता है और वहां से एक फरमान जारी करवाता है और कहता है कि पद्मिनी स्वयं आए और रतन सिंह जी को छुड़ा कर ले जाए। सर, आपको लगता है पद्मिनी सुंदर है, मैं मानता हूं पद्मिनी सुंदर है। पद्मिनी सुंदर होने के साथ साथ विवेकशील भी है।
ज्ञानी भी है। वो अलाउद्दीन को ये नहीं कहती है कि मैं तो राज कराने की हूं, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है मैं आऊंगी, मैं 1600 अन्य रानियों के साथ आऊंगी। अलाउद्दीन और खुश, भाई 1600 और मिल रही है, ठीक है। लेकिन पद्मिनी उन 1600 जो पालकियां होती है उसमें रानियां नहीं होती है, उसमें सैनिक होते हैं, गोरा और बादल होते हैं, चाचा और भतीजा होते हैं। पद्मिनी सेना लेके गई चित्तौड़ में, नहीं दिल्ली गई, और कहती है वहां जाकर एक और आदेश निकालती है, कहती है कि मैं अंतिम रात अपने पति के साथ रहना चाहूंगी। अलाउद्दीन कहता है ठीक है, जब इतने दिन इंतजार कर लिया, एक दिन और कर लेते हैं, ठीक है। तो रतन सिंह जी के महल में गई पद्मिनी, और रतन सिंह जी को छुड़ा कर ले आती है चित्तौड़ सर पद्मिनी। आते वक्त क्या होता है कि अलाउद्दीन को पता लग जाता है कि हमारे देश में ये कांड हो रहा है, तो अलाउद्दीन फिर सेना भेजता है। तो उस सेना में गोरा और बादल जो है लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, चाचा और भतीजा थे ये, ठीक है। अब रतन सिंह जी और अपनी पद्मिनी कहाँ आ गए? चित्तौड़ आ गए, ठीक है। अब अलाउद्दीन बखला गया। अलाउद्दीन आया बड़ी सेना लेकर के, यार ये मेरे साथ क्या हुआ। अलाउद्दीन आया सेना लेकर और चित्तौड़ की घेराबंदी। कहते हैं कि बहुत दिनों तक घेराबंदी चली और अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। रतन सिंह और अलाउद्दीन आमने सामने हुए। रतन सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया हुआ, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये जो मैंने कहानी बताई अकॉर्डिंग टू पद्मावत ग्रंथ, जो भी मैंने अभी तक कहा है वो अपने पद्मावत ग्रंथ के अनुसार था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पद्मावत ग्रंथ 90% काल्पनिक लगता है। वो पूछेंगे सर ऐसा क्यों? मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, मैं उससे साबित कर सकता हूं कि पद्मावत ग्रंथ जो है काल्पनिक है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। देखो, पद्मावत ग्रंथ के काल्पनिक या वास्तविक होने के तथ्य अब हम देखते हैं। हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पद्मावत ग्रंथ काल्पनिक है या वास्तविक। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ काल्पनिक या वास्तविक के बारे में जानकारी जुटाते हैं, ठीक है। यह घटना काल्पनिक लगती है क्योंकि पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा गया, जबकि घटना है डियर 1303 की। 250 साल बाद में पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है। अब मेरी बात सुनो, मैं आज सिरोही में रहता हूं, मुझे कोई कहे कि सर सिरोही का थोड़ा बहुत जो भी आप देख रहे हो वो लिख दो, मैं लिख दूंगा कि अभी जो है सिरोही में कितने हॉस्पिटल है, सिरोही में कितने बगीचे हैं, सिरोही में कितनी तहसीलें आती है, सिरोही में कितनी स्कूलें हैं, मैं सारा लिख दूंगा। लेकिन मुझे कोई कहे सर आपको लिखना तो है लेकिन 250 साल पुराना, मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरे को तथ्य ही नहीं मिलेंगे यार, मैं कहां से दूं, मेरे को तथ्य ही नहीं मिलेंगे जानकारी के लिए यार। अगर मिल भी जाएंगे तो कहानी के माध्यम से मिलेंगे कि हाँ कि उस समय 250 साल पहले वो था। अब वो था कि नहीं, उसका फैक्ट कौन चेक करे, उसका वास्तविकता कौन चेक करे, मेरे को पास तथ्य ही नहीं होंगे। लेकिन पद्मावत ग्रंथ 250 साल बाद में लिखा गया, इसीलिए कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि पद्मावत ग्रंथ काल्पनिक है। लो मान लिया एक बार के लिए, जैसे आप जिद करो और आप कह दो कि सर ऐसा तो कोई जरूरी तो नहीं है, किसी उपनिषद में या किस ग्रंथ में तो लिखा हुआ नहीं है कि सर यदि 250 साल बाद में यदि कोई किताब लिखी जा रही है तो वो हमेशा गलती होगी। मान लिया रे कि एक बार मान लिया कि पद्मावत ग्रंथ कि राइट लिखी उसने, 250 साल बाद लिखा, लेकिन सब सही लिखा। एक और तथ्य देता हूं मैं, कहते हैं कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, आपको बता दूं ये घटना काल्पनिक लगती है क्योंकि रतन सिंह जी जो है 1 वर्ष भी शासन नहीं कर पाए। मैंने बता दिया आपको, 1 वर्ष में रतन सिंह जी का सिंहल द्वीप जाना, पद्मिनी से प्रेम होना, विवाह करना, वहां से वापस आना। सर 4000 किलोमीटर दूर है सिंहल द्वीप। कितने हजार किलोमीटर? 4000 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। वहां जाना है रतन सिंह जी 1 साल में 8 महीने तो अलाउद्दीन के साथ युद्ध के संघर्ष में खड़े रहे यार। 1 साल में 8 महीने अलाउद्दीन के साथ फंसे रहे।
4 महीनों में कोई आदमी यहां से सिंहल द्वीप चला जाएगा, प्रेम भी कर लेगा, शादी भी कर लेगा, वापस भी आ जाएगा, कैसे संभव है बताओ मेरे को। फिर मान लिया, मुझे पता है आप कहोगे, फिर मान लिया कि सर नहीं, उनके पास तो एरोप्लेन थी, 4 महीने में चले गए और वापस आ गए लोग। फिर मान लिया ठीक है कि जो है पद्मावत ग्रंथ के अनुसार राइट है कि रतन सिंह जी जो है 4 महीनों में उन्होंने सारा काम कर लिया। मेरे पास एक और तथ्य है, ठीक है, मान लिया कि रतन सिंह जी ने 4 महीनों में सारा काम कर दिया। फिर इतिहासकार एक और जानकारी जुटाते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि जब हमने श्रीलंका का इतिहास खोजा, सिंहल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका, जब हमने श्रीलंका का इतिहास देखा तो वहां पे डियर गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं है। अब बताओ, नहीं इसका उत्तर दो। श्रीलंका का बेटा जब इतिहास खोजते हैं ना, उसने क्या बताया कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार सिंहल द्वीप का राजा था गंधर्वसेन, उसकी रानी का नाम था चंपावती। जब श्रीलंका का इतिहास खोजा ना, वहां पे गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं मिला। मेरे को बात पता चली, मैं गया, मैंने कहा बताओ 1302 में एक राजा है आपके गंधर्वसेन। वो कहते नहीं है सर। मैंने कहा ध्यान से देखो यार होगा। वो कहते नहीं है। मैंने कहा फिर ये बता कि 1302 और 1303 में तेरे यहाँ कौन राजा है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कीर्ति निसंग देव पराक्रम बाहु चतुर्थ। आपको नाम बरोबर नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना। कीर्ति निसंग देव पराक्रम बाहु चतुर्थ, ये एक ही राजा है। कहते हैं कि श्रीलंका के इतिहास के अनुसार 1302 तथा 1303 में श्रीलंका का राजा कीर्ति निसंक देव पराक्रम बाहु चतुर्थ था। कहां से गंधर्वसेन आ गया, कहां गया गंधर्वसेन? अब बताओ, इसका मुझे खंडन करके बताओ मेरे को कैसे। यार मेरी बात सुनो, श्रीलंका यहां से 4000 किलोमीटर दूर है। वहां का इतिहासकार उस समय की कहानी लिख रहा है, उसी की माने, या वहां से 4000 किलोमीटर कोई दूर व्यक्ति बैठा है जो 250 साल बाद में लिख रहा है, उसकी मानेंगे? स्वाभाविक सी बात है यार, इसके मानेंगे। फिर मान लिया। एक और आपको तथ्य देता हूं। कहते हैं कि पद्मावत ग्रंथ में एक जिक्र आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह जी को दिल्ली लेकर गया, तब कहते हैं कि कुंभलगढ़ का एक राजा हुआ। कहते हैं कि कुंभलगढ़ का एक राजा था देवी सिंह। देवी सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब सोचो कि इसमें क्या गलत है। मैंने क्या कहा कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जब अलाउद्दीन रतन सिंह जी को दिल्ली लेकर गया, तब कुंभलगढ़ के देवी सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब सोचो कि मैंने जो लाइन कही है, इसमें क्या गलत है? इसमें इस बात से पद्मावत ग्रंथ के काल्पनिक होने का कौन सा तथ्य मिलता है, कौन सा प्रूफ मिलता है, मेरे को बताओ। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458-59 में हुआ है। कब हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण? 1458-59 में। मेरी जान, पद्मावत ग्रंथ जो है, पद्मावत जो रतन सिंह जी की जो ये कहानी है 1303 की है, 1303 की कहानी है। उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का तो अस्तित्व ही नहीं था यार। कहां से आ गया कुंभलगढ़ दुर्ग, कहां से आ गया देवी सिंह? कौन सा आक्रमण किसने किया? 1303 की घटना है। कुंभलगढ़ दुर्ग बना ही नहीं था यार, 1458 में बनाया। फिर आपने कैसे लिख दिया कि देवी सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जब अस्तित्व ही नहीं था कुंभलगढ़ का यार। अब आप कहेंगे सर ये ठीक है, चलो नहीं था, हमने मान लिया, पर इसने लिखा कैसे होगा? बताऊं मैं उसने कैसे लिखा। वो जब लिख रहा है पद्मावत ग्रंथ, उसने लिखा है पद्मावत ग्रंथ 1540 में। अब उसको कहानी लिखनी थी मेरी जान, उसने पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा, लेकिन तब तो बना है ना, तब तो बना है कुंभलगढ़ दुर्ग। उसने सोचा कि यार एक कुंभलगढ़ का आक्रमण करवा देते। लिखने में क्या ही जा रहा है, उसको क्या पता कि दीपक सर आएंगे वो उस बात का खंडन कर देंगे, उसको पता नहीं था। कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ 1458 में, पद्मावत ग्रंथ लिखी गई 1540 में। रतन सिंह जी का जो युद्ध है जो 1303 का है। अब आप कहेंगे सर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हो, इसका मतलब क्या पद्मिनी थी नहीं, पद्मिनी थी। मैं ये नहीं कहता कि पद्मिनी नहीं थी, मैं ये कहता हूं पद्मिनी सिंहल द्वीप की नहीं थी। अब आप कहेंगे सर जब सिंहल द्वीप की नहीं थी तो पद्मिनी कहां से थी? मैं बताता हूं, पद्मिनी नवीन शोधों के अनुसार अपने पुंगलगढ़ की राजकुमारी थी, अपने राजस्थान की। सर रुको, पुंगलगढ़
पुंगलगढ़ बीकानेर की एक जगह है, ठीक है, पुंगलगढ़ बीकानेर की एक जगह है। बताया जाता है कि पद्मिनी वहां की राजकुमारी थी। सर आपको कैसे पता? एक दोहा मैं आपको बताता हूं कि पुंगलगढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो तू परनीगढ़ चित्तौड़। ये जो दोहा, इससे क्या जानकारी मिलती है कि पुंगलगढ़ी पद्मिनी के हे पुंगलगढ़ी राजकुमारी पद्मिनी, तू रानी सिरमौर, तू रानियों में सिरमौर है, सबसे ऊपर की कैटेगरी में आती है। जैसे नृत्यों में सिरमौर जो घूमर है, तो इसी प्रकार रानियों में सिरमौर पद्मिनी है कि हे पुंगलगढ़ी रानी पद्मिनी, तू रानियों में सिरमौर है, तूने जैसलमेर जन्म लिया, तू परनी, तेरा विवाह जो हुआ है चित्तौड़गढ़ हुआ है। इस दोहे से जानकारी मिलती है सर कि पुंगलगढ़ की थी रानी पद्मिनी, जैसलमेर में जिनका जन्म हुआ, कोई सिंहल द्वीप की नहीं थी। ये घटना पूरी काल्पनिक है। बताते इतिहासकार, मैं आपको इतिहासकारों के तथ्य बता दूं। देखो 3 इतिहासकार है, एक तो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण और ओझा इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। नैणसी, दशरथ शर्मा, ठीक है, नैन्सी, दशरथ शर्मा और टॉड इस कहानी को वास्तविक मानता है, इस कहानी को वास्तविक मानता है। अब आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप इस कहानी को वास्तविक मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, डजेंट मैटर, वो आप पर निर्धारित करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन सा इतिहासकार इस कहानी को क्या मानता है। सूर्यमल मिश्रण, ओझा, सूर्यमल मिश्रण और ओझा इस कहानी को काल्पनिक मानता है। नैन्सी, दशरथ शर्मा और टॉड इस कहानी को वास्तविक मानता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यहां एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम मिलता है फरिश्ता, ठीक है। अब फरिश्ता को लिखनी थी अपनी पुस्तक तुजू के फरिश्ता, चूके, ठीक है, फरिश्ता को लिखनी थी अपनी पुस्तक तुजू के फरिश्ता। इसने क्या किया, पद्मावत ग्रंथ को एज इट इज छाप दिया फरिश्ता ने। लेकिन यार पद्मावत ग्रंथ को एज इट इज छाप देगा तब तो तेरे ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इसने क्या किया, ये बंदा अलग ही कहता है, ये कहता है कि जो है पद्मिनी जो है रतन सिंह जी की पुत्री थी, रतन सिंह जी की पुत्री थी पद्मिनी। क्या कहता है फरिश्ता कि रतन सिंह जी की पुत्री थी पद्मिनी। फिर अपने आए टॉड साहब, आपको पता है टॉड का अलग ही कहना है। टॉड की जो कहानी होती है औरों से हटके होती है। टॉड कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। चित्तौड़ में एक राजा हुए लक्ष्मण सिंह, चित्तौड़ में एक राजा हुए लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का एक संरक्षक था जिसका नाम हमें मिलता है भीम सिंह। भीम सिंह की रानी थी पद्मिनी, ठीक है। टॉड ने क्या कहा कि चित्तौड़गढ़ में एक राजा हुए लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह का संरक्षक था भीम सिंह की रानी थी पद्मिनी। पहली बात जानकारी के लिए बता दूं कि डियर, चित्तौड़गढ़ में लक्ष्मण सिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है। किसी को बताना मत, आपको ही बता रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ में लक्ष्मण सिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है। टॉड की बात का यही खंडन। फिर बता दूं कि कुंभलगढ़ शिलालेख से थोड़ा बहुत पता चलता है कि लक्ष्मण सिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ, लेकिन वो सिसोदा ठिकाने का ठाकुर था जो चित्तौड़ के प्रथम साके में अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हो गया। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर रुको, इसका मतलब क्या हुआ, अलाउद्दीन ने क्या कोई आक्रमण ही नहीं किया? आप तो हर बात को झुटला रहे हो यार। अब आपको बताओ कि अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया। ये तो आपको पढ़ाया जाता है कि पद्मिनी के लिए आक्रमण किया। नहीं सर, कोई भी आक्रमण होता है कभी भी एक कारण के लिए, कभी भी कोई आक्रमण नहीं होता है। हर आक्रमण के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। मैं सारे फैक्टर बताता हूं आज आपको, ठीक है।
ठीक है। ठीक, अब बताता हूं अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण। ठीक है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? आप बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे कि पद्मिनी के लिए किया, पद्मिनी के लिए किया। आज आपके सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, पहला युद्ध का कारण मैं हर समय बताता हूं, साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति। यदि कोई युद्ध का कारण पूछे और आपको पता नहीं हो कि इस युद्ध का कारण क्या था, आंख बंद कर कर साम्राज्य विस्तार नीति छेप देना, 90% सही हो जाएगा। वैसे भी आ तो रहा नहीं है आपको, लेकिन 90% किसी भी युद्ध का कारण होता है, पहला जो कारण होता है, मैं हर समय आपको लिखवाते समय हर समय जो पहला कारण बताता हूं वो साम्राज्य विस्तार नीति बताता हूं, क्योंकि यार हर राजा चाहता है कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, तो इसी को ही कहते हैं अपने साम्राज्य विस्तार नीति। अब मैं आपको बताता हूं कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया। आज दिन तक आज जो मैं कारण बताऊंगा आपने कभी नहीं सुने होंगे और कोई भी मास्टर बताता भी नहीं है। मेरे हिसाब से राजस्थान के 1 या 2 ही मास्टर होंगे जो अब मैं जो कारण बता रहा हूँ वो बता रहे होंगे, उसमें से एक मैं हूँ। ठीक है, आप भले गौर कर लेना, आप बहुत सारे शिक्षकों के वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। अलाउद्दीन चित्तौड़ पर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश चित्तौड़ से हार के गया है। इसका मतलब कि चित्तौड़ की शक्तियां बढ़ रही है और कोई भी दिल्ली का शासक अपने नाक के नीचे शक्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दिल्ली के नाक के नीचे अपना राजस्थान आता है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि जब अलाउद्दीन गुजरात पर आक्रमण करने जाता है 1299 ईस्वी में, तब रतन सिंह जी के पिता रावल समर सिंह अलाउद्दीन से टैक्स लेते हैं रास्ता देने के लिए कि भाई टैक्स दे और गुजरात जा। अलाउद्दीन इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है क्योंकि चित्तौड़ का किला बहुत ऊपर होने के कारण सुरक्षित है, जहां संकटकालीन स्थिति में अपने प्राण बचाए जा सकते हैं। अलाउद्दीन इसलिए चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि चित्तौड़ से मालवा और गुजरात दोनों पर कंट्रोल हो सकता है। मालवा मध्य प्रदेश की एक जगह है जहां खेती बहुत अच्छी होती है। दिल्ली का हर शासक चाहता है कि मेरा मालवा पर अधिकार हो, जिससे टैक्स अच्छा आ सके, रुपया अच्छा आ सके। गुजरात का विदेशी व्यापार बहुत अच्छा है। हर अरबी व्यापारी गुजरात के रास्ते से व्यापार करता था। अरबी व्यापारी गुजरात में अरबी घोड़े लेके आया करते थे। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मध्यकाल में घोड़ों की कितनी आवश्यकता थी। अपने जो फिर छठा कारण वो तो है ही है, 5 कारण बता दिए और छठा कारण तो वही है कि भाई पद्मिनी को माना, पद्मिनी को पाना अकॉर्डिंग पद्मावत ग्रंथ। ये पहला कारण मैंने बताया, ये छठा। इसके बीच में जो 5 कारण आते हैं, 4 कारण आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना किसी की किताब में मिलेंगे ना किसी के नोट्स में मिलेंगे, आप इसको लिख देना। ठीक है, यहां से 2 प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं कि बताइए कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण। सिर्फ यही लाइन मिले आपको कि बताइए अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण, तो आपको करना है साम्राज्य विस्तार नीति। प्रश्न आ जाए बताइए अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण अकॉर्डिंग पद्मावत ग्रंथ के अनुसार बताइए, तब आपको करना है पद्मिनी को पाना। सर, पद्मिनी को पाना अलग चीज है। उसका पहला जो कारण है साम्राज्य विस्तार नीति। ठीक है, अब जो भी रहा हो अपने को उससे लेना देना नहीं है। जो भी कारण रहा हो, आक्रमण तो कर दिया ना भाई ने, अब आक्रमण किया है, आक्रमण को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और मेवाड़ में सीधा हुआ साका, चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम शाखा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त
1303 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 में। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर घेराबंदी की और 8 माह तक घेराबंदी चली। 8 माह तक अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता रहा और 8 महीनों बाद अलाउद्दीन और रतन सिंह जी आमने सामने होते हैं। अलाउद्दीन और रतन सिंह जी आमने सामने होते हैं, दोनों के मध्य युद्ध होता है। रतन सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया होता है, रानी पद्मिनी तथा 1600 अन्य रानियों के नेतृत्व में जौहर होता है। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी और 1600 अन्य रानियां के नेतृत्व में जौहर होता है। रतन सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया होता है और इस युद्ध में अलाउद्दीन जीत जाता है। अफसोस कि अलाउद्दीन जीत गया। ठीक है, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। आपको अब मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। ये जो है चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। अब आप कहेंगे सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? बताता हूं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा है बेटा, राजस्थान का ये दूसरा शाखा है। राजस्थान का दूसरा शाखा है। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा शाखा है। ये फैक्ट है सर। आपको पता होगा कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा, उसने पूछ लिया राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का पहला सबसे बड़ा शाखा, वहां हवा टाइट हो जाएगी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा है 1303 में हुआ। राजस्थान का दूसरा शाखा है चित्तौड़ का शाखा, राजस्थान का पहला सबसे बड़ा शाखा। इसका मतलब सर राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का शाखा 1301। अलाउद्दीन के कारण राजस्थान में 4 शाखे हुए। मैं चारों को बताता हूं। पहला रणथंभौर का शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा 1301। राजस्थान का दूसरा शाखा अलाउद्दीन के कारण जो हुआ 1303। अलाउद्दीन के कारण हुआ राजस्थान में तीसरा शाखा 1308 में सिवाना शाखा। अलाउद्दीन के कारण हुआ राजस्थान का चौथा शाखा 1311 जालोर का शाखा। ये 4 शाखे हुए। ठीक है, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का ये दूसरा शाखा है और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा शाखा रणथंभौर का शाखा 1301 का माना जाता है, लेकिन वो छोटे स्तर पर हुआ, यहां बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। ठीक, अब छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में, सब झूठ लिखा है किताबों में, छोड़ो। जो भी हुआ शाखा हो गया। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जब कभी भी युद्ध होता है, जब कभी भी शाखा होता है, तब क्या होता है, जब दुर्ग के आसपास जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग होते हैं ना, वो दुर्ग के अंदर आ जाते हैं। कारण रीजन जो है सिक्योरिटी। भाई राजा होता ही किस लिए है? जनता की सुरक्षा के लिए। जब युद्ध होगा तो जनता बाहर जो है खतरे में है। इस कारण क्या होता है, जब युद्ध होता है ना, तो राजा सारी जो प्रजा होती है दुर्ग के आसपास, उनको अपने महल में बुला लेता है, अपने दुर्ग में बुला लेता है। इस समय चित्तौड़ दुर्ग में तकरीबन 30,000 लोग थे। 30,000 लोग थे। कितने हजार लोग थे? 30,000। इस अलाउद्दीन ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। कत्लेआम अलाउद्दीन ने। ठीक है, यह बहुत दुखद घटना है। अब अलाउद्दीन तो जीत गया जैसे तैसे, छल कपट से। ठीक है, अलाउद्दीन जीत गया। अलाउद्दीन जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपता है। किसको सौंपता है? खिज्र खां इसके पुत्र का नाम था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या करता है? खिजराबाद। अलाउद्दीन और टौड़ में एक समानता थी कि ये दोनों जहां भी जाते थे उस जगह का नाम परिवर्तन कर देते थे। मैं आपको बताता हूं कुछ। अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया। ठीक है, अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद किया। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया।
खिजराबाद, खिज्र इसके पुत्र का नाम था। ठीक है, अब चित्तौड़ पर शासन किसका है? खिज्र खां का। इसका मतलब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जो समस्त जानकारी है ये एक दरगाह है चित्तौड़ में, दाई बी पीर, ये नाम है दाई बी पीर। ये समस्त जानकारी हमें दाई बी पीर की दरगाह पर स्थित 1325 ईस्वी का एक फारसी शिलालेख है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जब भाई इसने नाम बदलकर क्या रखा। ठीक है, ये समझ जो जानकारी है कि चित्तौड़ दुर्ग पर खिज्र खां का शासन हुआ, खिजराबाद नाम कर दिया चित्तौड़ का, ये समझ जानकारी दाई बी पीर की दरगाह पर उपस्थित 1325 ईस्वी का फारसी शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। दाई बी पीर की जो दरगाह है चित्तौड़ में है, ये ध्यान रखना आप, कहां पर है? चित्तौड़ में। आगे बढ़ते हैं अब कि भाई खिज्र खां का शासन तो रहा है चित्तौड़ पर, अब कुछ तो बनाएगा यार, निशानी छोड़ेगा। तो कहते हैं कि खिज्र खां ने गंभीर नदी पर एक पुल बनवाया था। गंभीर नदी पर एक पुल बनवाया था, किसने? खिज्र खां ने। ठीक है, कहते हैं कि खिज्र खां ने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया। खिज्र खां ने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया और वहां पर एक फारसी शिलालेख लिखवाया 1310 ईस्वी में। कब? 1310 ईस्वी में। ये बातें ध्यान से सुनना। खिज्र खां ने 1310 में मकबरे का निर्माण करवाया, वहां पे 1310 में एक फारसी शिलालेख लगवाया और उसमें अलाउद्दीन को क्या लिखा है ये ध्यान से सुनना। और उसमें अलाउद्दीन को उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, ये संसार का रक्षक था। ठीक है, दूसरा सिकंदर मकबरे का निर्माण करवाया, उसमें फारसी शिलालेख लगवाया और उसमें अपने पिता यानी अलाउद्दीन को इसने लिखवाया खिज्र खां ने कि उस समय का सूर्य थे मेरे पिता, उस समय के ईश्वर की छाया थे मेरे पिता, संसार के रक्षक थे मेरे पिता, दूसरा सिकंदर थे मेरे पिता। कभी कभार पूछ ले एग्जाम में कि बताइए कि चित्तौड़ में स्थित 1310 ईस्वी का जो शिलालेख है उसमें दूसरा सिकंदर किसे बताया गया है? तो अलाउद्दीन को। ये ध्यान रखना, किसने बनवाया था? खिज्र खां ने मकबरे का निर्माण करवाया, तब एक फारसी शिलालेख लगवाया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखो, खिज्र खां का जो शासन रहा वो 1303 से 1315 तक रहा। 1303 से 1315 तक रहा। ठीक है, अब क्या होता है? 4 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तब खिज्र खां चित्तौड़ से दिल्ली जाता है और चित्तौड़ में कानड़देव सोनग्रा के भाई मालदेव सोनग्रा को सौंपता है। चित्तौड़ किसे सौंपता है? मालदेव सोनग्रा को। ये वही मालदेव सोनग्रा है जिसे आप मूछाला मालदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मूछाला मालदेव। ठीक है, ये जो समस्त जानकारी थी, ये जो समस्त कहानी थी, मैं आपको बताता हूं। ये जो समस्त कहानी थी ये थी पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, और हमें जो भी तथ्य मिले ये रतन सिंह जी की टोटल कहानी थी। ठीक है, आज हमने जो भी पढ़ा वो रतन सिंह जी का पूरा इतिहास पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अलावा इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से आपको कहीं जानकारी मिलेगी भी नहीं इससे एक्स्ट्रा। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो भी करवाता हूं डिटेल में करवाता हूं, भले ही हम लेट पढ़े थोड़ा, लेकिन डिटेल में पढ़े। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार लिखवाता हूं। एग्जाम में क्या है, प्रश्न आ जाता है इनसे। अब आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। ठीक है,
प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार क्या होता है? प्रत्यक्ष दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ठीक है, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार क्या होता है कि आंखों देखा हाल सुनाने वाला जो इतिहासकार होता है उसे प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कहते हैं। जैसे कोई भी युद्ध हुआ, कोई भी साका हुआ, उस समय जो उपस्थित था उसे प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार की श्रेणी में गिना जाएगा। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं, चित्तौड़ का प्रथम साका, चित्तौड़ के प्रथम साके का प्रत्यक्ष दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ठीक है, दूसरा रणथंभौर के साके का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। पांचवा, पुरंदर की संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। क्या लिखा है? चित्तौड़ के प्रथम साके का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, रणथंभौर के साके का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, हल्दी घाटी के युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, पुरंदर की संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ये जो चीज है आपको चारों जगह लिख देनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, चित्तौड़ के प्रथम साके का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार जो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। रणथंभौर के प्रथम साके का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है अमीर खुसरो। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार बदायूंनी। 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, पुरंदर की संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार नमूद जी और बदनियर। नमूद जी और बदनियर। ठीक है, अब इनकी एक एक दो दो जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो सारी डिटेल एक साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया की कोई भी किताब उठा के लिख देना, कोई भी टीचर देख लेना, कोई नहीं बताता है सारी चीजें। ठीक है, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम था खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इसका दूसरा नाम था तारीख ए अलाही। ठीक है, अमीर खुसरो हो गया। बदायूंनी का पुस्तक का नाम था मुंतखाब उल तवारीख। बदायूंनी के पुस्तक का नाम था मुंतखाब उल तवारीख। श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। इनका थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुतों बार पूछा गया है। सूर्यमल मिश्रण के 4 ग्रंथ हैं। कितने? 4। पहला वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, चौथा है बलवंत विलास। ठीक, श्यामल दास की एक ही प्रमुख या प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। ठीक है, ये महाराणा सज्जन सिंह के समय लिखनी शुरू की थी इस पुस्तक को।
सज्जन सिंह के समय इसको पुस्तक को लिखना शुरू किया था और 1 लाख रुपए रोकड़े लिए थे इन्होंने। 1 लाख रुपए लिए थे इस पुस्तक को लिखने के लिए। मेवाड़ का इतिहास है। और ये 21 साल बाद महाराणा फतेह सिंह के समय ये पुस्तक लिखी गई। महाराणा फतेह सिंह के समय ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, 21 साल बाद 1 लाख रुपए रोकड़े लिए श्यामल दास जी ने वीर विनोद को लिखने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि श्यामल दास जी की एक उपाधि थी कविराज, जो किसने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। कविराज की उपाधि किसने दी? श्यामल दास जी को सज्जन सिंह जी ने। श्यामल दास जी को केसर ए हिंद कहा जाता है। केसर ए हिंद कहा जाता है। केसर ए हिंद किसे कहा जाता है? श्यामल दास जी को। कविराज किसे कहा जाता है? श्यामल दास जी को। सूर्यमल मिश्रण की कौन सी ग्रंथ है? वीर विनोद नहीं, वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास और राम रंजाट, ये जो है सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है। ये चीज किसी भी पुस्तक में एक साथ दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। किसी की पुस्तक में नहीं मिलेगी। ये सारे तथ्य है जो मुझे ही पता, मतलब मेरे को पता है, सब जने को एक साथ में करवाता नहीं है, आलसी होते हैं लोग। ठीक है, मैंने सारे एक साथ में करवा दिए क्योंकि आपको पता है केसर हिंद कई बार पूछा गया, वीर विनोद कितनी बार पूछा गया, वंश भास्कर कितनी बार पूछा गया, खजाइन उल फतेह कितनी बार पूछा गया, बंदेयुन के बारे में पूछा गया, चित्तौड़ के प्रथम शाखे का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार पूछा गया। मैंने समस्त जानकारी एक ही बोर्ड पर करवा दी। ठीक है, अब जैसे अमीर खुसरो का नाम आया, मैं जल्दी में बता दूं। अमीर खुसरो के बारे में 2-4 बातें बताता हूं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम जो है, मैं पूरा बोर्ड व्यवस्थित करके बताता हूं मैं आपको। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का समय देखा था। मतलब दिल्ली में 7 सुल्तान टपक गए, दोनों अभी के अभी यहीं बैठे हैं। ठीक है, कहते हैं कि अमीर खुसरो गियासुद्दीन के दरबार में था, और गियासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करता था। तो गियासुद्दीन ने एक बार अमीर खुसरो से कहा कि तेरे जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली नहीं दिखने चाहिए। अमीर खुसरो ने यह बात निजामुद्दीन औलिया से कही कि गुरु आपके बारे में गियासुद्दीन तो ये कह रहा है। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बेटा दिल्ली अभी दूर है। क्या कहते हैं? दिल्ली अभी दूर है। कौन कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया। किसे कहते हैं? गियासुद्दीन को। उसी समय जब ये कहा कि दिल्ली अभी दूर है तो गियासुद्दीन के ऊपर छत गिर जाती है, जिससे गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से हर बार कहा करते थे कि बेटे मेरे लंबी उम्र की दुआ करना कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब अमीर खुसरो उनके पास गया और अंतिम समय में अमीर खुसरो ने एक दोहा कहा था कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, छल खुसरो कर आप रे रैन भई छऊ तेज। ठीक है, कहते हैं कि अमीर खुसरो जो है वह कवालियों के जनक हैं, कवाली के जनक है तथा पहेलियों के जनक है। कवाली तथा पहेलियों के जनक है। ठीक है, पहेलियों को मुकरिया कहते हैं। मुकरिया तथा कवाली के कौन जनक है या पहेलियों के? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां बहुत प्रसिद्ध है। एक पहेली है कि एक थाल मोतियों से फिरा, सबके सर पर उंदा धरा, थाल वही थार चारों ओर फिरे, मोती उससे एक न गिरे। मतलब आकाश मोतियों से भरा है, उंदा धरा है, चारों ओर फिर रहा है, उसमें से एक भी बादल नहीं गिर रहा है। ठीक है, एक और उसकी पहेली है कि 20 का सिर काटा न मारा न खून किया। मतलब 20 का सिर काटा न मारा न खून किया। नाखून अपने 20 है, उनको मारा, खून नहीं किया और कुछ नहीं किया। ये जो है अपने अमीर खुसरो की जो बातें थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।